माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिबेंचर्स की। जैसे कि आप सभी को मैंने इसके पहले के सारे लेक्चर्स में बताया कि डिबेंचर्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। डिबेंचर एक तरीके का डेब्ट कैपिटल होता है जिसे हम बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल भी कहते हैं। अब डिबेंचर को हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल में हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म financial needs. Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. यानी जो प्रिंसिपल बोरोड कैपिटल के तौर पे डिबेंचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी कंपनी को, जब भी किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को या किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ती है और उसे बोरोड कैपिटल के थ्रू उस पैसे को रेज़ करना है, तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी डिबेंचर्स को देने वाला होता है। क्योंकि डिबेंचर्स को पैसा लेने से एक बेनिफिट ये होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें उस पैसे को लौटाना होता है और इसके अलग अलग टाइप्स होने की वजह से हमें उस पैसे को लौटाने में कभी डिफ़िकल्टी नहीं भी होती है। अब द डिबेंचर हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर विच मीन्स टू ओ। यानी जो डिबेंचर का जो शब्द डिबेयर करके जो शब्द है वो जो लैटिन शब्द से आया हुआ है जिसका मतलब होता है ओ। ओ मतलब कर्ज लेना, ठीक है। तो द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर द कंपनीज एक्ट। जो डिबेंचर का मतलब वो कहीं पर भी इंडियन कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली स्टेट्स दैट द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक्स, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt whether constituting a charge on the asset of the company or not। यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि डिबेंचर के अंदर वो सारी चीज़ें आएगी जो डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स या अदर इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम डिबेंचर या डेब्ट या लोन को एविडेंस करने के तौर पर ले रखते हैं। यानी कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये सारी चीज़ें कर्ज पर रखने की कोशिश करती है, जिसका मेन मकसद होता है कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है और बदले में कंपनी अपने कुछ असेट्स को उनके पास गिरवी रख सकती है या गिरवी नहीं भी रख सकती है। Under the existing definition, debenture includes debenture stock. Debenture means a document which either creates or acknowledges a debt. Ordinary debenture constitute a charge on some property of a company, बट देयर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज। यानी इस डेफिनेशन को अगर मैंने जैसे इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि डिबेंचर के अंदर डिबेंचर स्टॉक भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है और इसी तरीके के डिबेंचर बॉन्ड्स आते हैं या डेब्ट बॉन्ड आते हैं, जहां पर इन सभी तरीके के फंड्स को रेज करने के टाइम पर कंपनी आपको किसी तरीके का एविडेंस देती है, या तो वो एविडेंस क्रिएट किया जाएगा या तो वो एविडेंस आपको ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज कर दिया जाएगा। और जब हम कोई भी कंपनी से डिबेंचर लेते हैं, जब हम किसी भी कंपनी से डिबेंचर लेते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जहां पर हमें गिरवी के तौर पर कुछ लेना पड़ सकता है या नहीं। यानी कंपनी डिबेंचर से पैसा रेज करने के टाइम पे अपने एसेट्स गिरवी रख भी सकती है और गिरवी नहीं भी रख सकती है। तो इसके ये डिपेंड करता है डिबेंचर के नेचर के ऊपर। उसके बाद पामर ने डिफाइन क्या किया हुआ देखिए, अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द सील एविडेंसिंग एक्ट डेब्ट द इसेंस ऑफ बिंग एडमिशन ऑफ द इंडेप्टनेस। यानी डिबेंचर एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पर कंपनी की सील होती है जो साबित करती है कि हमने कंपनी को डिबेंचर दिया हुआ है, या कंपनी कहेगी कि हमने डिबेंचर से पैसा लिया हुआ है। तो जो दिखाता है कि नहीं, कंपनी अब भी कर्जे में आई हुई है, कंपनी इंडेप्टनेस में है, ठीक है। तो ऑफन डिफाइन क्या दिया गया है, अ डिबेंचर इज एन डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ अ डेब्ट टू द होल्डर यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन एंड मोस्टली कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। यानी टॉफम ने क्या कहा है कि डिबेंचर एक तरीके का ऐसा एविडेंस होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कर्ज लेने का एक एविडेंस होता है जो होल्डर के पास होता है। यानी कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किया हुआ है तो वो डिबेंचर होल्डर को बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट देगा और वो डिबेंचर सर्टिफिकेट एविडेंस होगा उस डेब्ट का, जिसको हम नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है चार्ज ऑन असेट के जैसा। यानी कंपनी जब भी पैसे का इस्तेमाल करेगी उस पैसे का, तो बदले में उसने डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया हुआ है और डिबेंचर सर्टिफिकेट पे वो अपने असेट भी गिरवी रख सकती है। अकॉर्डिंग टू द अबाउट डेफिनेशन डिबेंचर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको देखना आपके लिए ज़रूरी है। और डिबेंचर के बदले में कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के कॉमन सील के अंडर में।
पहला फीचर बेटा इसमें है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर इशू करने के टाइम पर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से प्रॉमिस किया हुआ है कि वी आर रेडी टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आप हमें पैसा दो, बदले में हम आपके पैसे को इस्तेमाल करेंगे और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम आपको आपका पैसा लौटाने वाला है इंटरेस्ट के साथ। सेकेंड पॉइंट आता है बेटा फेस वैल्यू। डिबेंचर की नॉर्मली जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के मल्टीपल में होगी। 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ मतलब 200, 300, 400, 500 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट है टाइम ऑफ रिपेमेंट। अब डिबेंचर जब भी हम इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू करने के टाइम पर डिबेंचर होल्डर को हम डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं। उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पर कंपनी की रीपेमेंट की डेट भी लिखी होगी। उस रीपेमेंट की डेट को हम मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट। अब कभी भी याद रखिए, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी के उस प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी में, उस कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी में सबसे पहला जो शेयरिंग होगा वो शेयरिंग होगा डिबेंचर होल्डर्स का एज अ इंटरेस्ट क्लेमेंट, एज अ इंटरेस्ट क्लेमेंट। और अगर कभी खुदा ना खास्ता बिजनेस अगर बंद करना पड़े तो कंपनी के असेट्स बेचने में भी डिबेंचर होल्डर को सबसे पहला हिस्सा मिलने वाला है, यानी पेरी पेमेंट और पेमेंट दोनों में उसे पहला हिस्सा मिलने वाला है। फिफ्थ पॉइंट अश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट। डिबेंचर होल्डर को पता होता है कि अगर मैंने डिबेंचर में निवेश किया है, कंपनी हमसे डिबेंचर के थ्रू पैसा ले रही है, तो हमारा पैसा कहीं पर भी डूबने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब है ऑन अ मैच्योरिटी डेट या ऑन अ ड्यू डेट हमारा पैसा हमको रिटर्न मिलने वाला है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, डिबेंचर होल्डर को बदले में जब डिबेंचर हम इशू करते हैं तो उन्हें जो बदले में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है वो होता है इंटरेस्ट। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल बेसिस का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में देना। तो जो भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक फिक्स तरीके की लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें कंपनी में प्रॉफिट मिले या हमारी कंपनी में लॉस मिले, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर उस डिबेंचर होल्डर का हक है, उसे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कंपनी प्रॉफिट कमाए या कंपनी को लॉस हो, कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को अपने इंटरेस्ट को पे करना होता है। पार्टीज टू डिबेंचर। डिबेंचर्स में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है? तो देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व। पहला होता है कंपनी, यानी जो कंपनी पैसा बोरो करती है। कंपनी वो होती है जो कंपनी पैसा बोरो करती है, डिबेंचर होल्डर से पैसा लेती है। दूसरा ट्रस्टी। द कंपनी हैज अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ द ऑफरिंग डिबेंचर फॉर टू मोर देन 500 पीपल। यानी जब 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को वो डिबेंचर ऑफर करती है तो वो एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करती है, जिसका काम क्या होता है, वो डिबेंचर होल्डर से डील करने का काम करते हैं। ठीक है, तो द कंपनी मेक्स एन अरेंजमेंट विद ट्रस्टी, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। कंपनी ट्रस्ट डीड बनाती है डिबेंचर ट्रस्टी के साथ और वो डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर से डील करता है। और इसके अंदर जितने भी कंपनी के लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जितने भी डिबेंचर होल्डर्स के ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्रस्टी के जितने भी पावर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। और तीसरा होता है डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स क्या होता है? दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन्स एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। डिबेंचर होल्डर वो होता है जो कंपनी को पैसा देता है और बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करता है, यानी एज ए एविडेंस वो रिसीव करता है। एक पॉइंट है बेटा अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स, यानी कौन सी कंपनी डिबेंचर को इशू कर सकती है। तो एज पर द सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर टू इशू डिबेंचर्स। यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी के डिबेंचर्स को इशू कर सकता है। 9th स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। अगर कोई भी डिबेंचर होल्डर कंपनी के डिबेंचर में निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो डिबेंचर होल्डर जो होता है वो कंपनी के क्रेडिटर होता है। कंपनी का क्या होता है? वो क्रेडिटर होता है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को एक लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन के बदले में उसे एज अ रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है, वो भी फिक्स रेट पर और एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। इसीलिए उसको क्रेडिटर माना जाता है, उसे लेनदार माना जाता है। पॉइंट नंबर 10 नो वोटिंग राइट। कंपनी के डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिलता, क्योंकि उसे जो रिटर्न मिल रहा है, उसे जो इनकम मिल रही है वो फिक्स रेट पर मिल रहा है। लेकिन
सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि किसी भी तरीके के डिबेंचर होल्डर का को कोई वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन अगर आप उनके इंटरेस्ट की बात करोगे, अगर आप उनके इंटरेस्ट यानी एज अ रिटर्न उनको जो देने वाले अगर उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो ही उनसे मीटिंग करके उनको वोटिंग राइट देने का अधिकार होता है। ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब होता है डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। मैंने आपको क्या कहा था कि कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, बदले में उनसे पैसा लेते हैं और हम अपनी कंपनी के असेट्स को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं। तो कंपनी गिरवी रख भी सकती है और कंपनी गिरवी नहीं भी रख सकती है। इट डिपेंड्स ऑन स्टेटस ऑफ द डिबेंचर्स। इस डिबेंचर का क्या टाइप है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसके बदले में इफ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर द मनी। यानी जब डिबेंचर होल्डर को हम उनसे पैसा लेते हैं, बदले में हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अगर हम उनका इंटरेस्ट लौटा नहीं पा रहे हैं, अगर हम उसका पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं और उन्होंने हमारी कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर में पैसा लगाया है, तो उनके पास वो अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी के एसेट्स को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है इशूअर। इशूअर मतलब कौन इशू करता है। तो डिबेंचर इशू करने का अधिकार प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों को होता है। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, तो वो अपने मेंबर्स में ही, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स में ही डिबेंचर को इशू कर सकता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता, वो चाहे जितने लोगों को आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, लिस्टिंग। डिबेंचर जो होता है वो कम से कम, यानी आप शेयर्स की बात करो या डिबेंचर्स की बात करो, ये पॉइंट दोनों में कॉमन आता है कि आप डिबेंचर और शेयर्स कभी भी इशू करोगे तो कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी का नाम लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है। जब आप लिस्टेड कंपनी होती हो तो आप शेयर्स और डिबेंचर को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है क्या आप अपने कंपनी के डिबेंचर्स, क्या आपकी होल्डिंग वाले डिबेंचर्स आप दूसरों को दे सकते हो। तो यस, आप अपने डिबेंचर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे आप उसे गिफ्ट के तौर पे दीजिए या अपनी वॉलंटरी इच्छा के अनुसार आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप अपने कंपनी के डिबेंचर्स को या आपने जो डिबेंचर्स होल्ड किए उसको बेच भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। डेली आप एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।